Hello students. So in the last video we were reading as you know that we are reading the chapter The Making of a Scientist from the book Footprints Without Feet. The chapter number is 6. So in last video we were reading about the theory of DNA that Ebright got, and he came to know how DNA is the blueprint of for life. So now we will read from the next page, that is Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. तो उन्होंने फिर पूरी रात काम किया ईब्राइट ने और उसके एक कॉलेज के रूममेट ने जिसका नाम था जेम्स आर वोंग, और उन्होंने पूरी रात पिक्चर्स बनाई, मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स को शो करने के लिए और ये बताने के लिए कि ये सारी चीज़ कैसे होती है, मतलब जो उन्होंने थ्योरी दी थी डीएनए वाली वो कैसे होती है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। टुगेदर दे लेटर, दोनों ने फिर मिलके एक लेटर लिखा, एक पेपर लिखा जिस पेपर पे पूरा वो थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था। सरप्राइजिंग no one who knew him, Richard E. Bright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. E. Bright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. So उससे मतलब जो भी जानते थे उनमें से कोई भी ये चीज़ सुन के हैरान नहीं हुआ, सरप्राइज्ड नहीं था कि रिचर्ड ईब्राइट जो था वो हार्वर्ड्स में हाईएस्ट ऑनर्स लेके, हाईएस्ट नंबरों के साथ सेकंड डिवीज़न पूरी क्लास में लेकर पास हुआ, जो कि क्लास जो थी वो 1510 स्टूडेंट्स की क्लास थी। और ईब्राइट जो था फिर बाद में वो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बना हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और फिर वहाँ से उसने एक्सपेरिमेंट्स और इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। इट माइट also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. तो कहते हैं कि फिर उसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए कि थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और उसने मतलब अगर तो ये थ्योरी जो थी करेक्ट प्रूव होती है तो ये डेफिनेटली लाइफ की प्रोसेसेस को समझने के तरफ एक और कदम होगा। तो अगर ये थ्योरी वाकई में करेक्ट साबित होती है तो ये कई टाइप के जो कैंसर्स हैं और बहुत सारी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में काफ़ी हद तक आइडियाज़ दे सकती थी। सो ये सारी चीज़ें जो भी उसने, ये साइंस के प्रति इंटरेस्ट ईब्राइट का, ये जो उसने काम की, ये सभी किस तरह से पॉसिबल हो पाया, ईब्राइट के अंदर जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी क्या होती है? उत्सुकता, जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो थी उसकी, इस चीज़ के ने ही उसको ये सारी चीज़ें खोजने में हेल्प की। तो हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स, मतलब उसने सबसे पहले ये जो उसने थ्योरी बनाई थी सेल्स के रिलेटेड, ये इससे पहले उसने कौन सी थ्योरी पे काम करना शुरू किया था कि मोनार्क प्यूपा जो होता है उसके ऊपर जो स्पोर्ट्स होते हैं बने हुए, उनका क्या पर्पस है। तो यही वाली थ्योरी के ऊपर काम करते करते इवेंचुअली मीन्स मतलब इवेंट्स ने लीड किया उसको, एंड में फिर वो कहाँ पर पहुँच गया, सेल लाइफ
की थ्योरी पे। मतलब स्टार्ट उसने प्यूपा के ऊपर जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके पर्पस को जानने से शुरू किया था, बाद में उसकी थ्योरी ने उसे सेल लाइफ की तरफ पहुंचा दिया। रिचर्ड ई ब्राइट has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. Ebright also became a champion debater and a public speaker and a good canoeist and all-round outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. तो कहते हैं कि रिचर्ड ईब्राइट जो था, जब उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी शुरू की थी, तब उसका साइंस में इंटरेस्ट जो है वो पैदा हुआ था। तब से वो साइंस में इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन उसका यहाँ पे इंटरेस्ट इतना भी डीप नहीं था कि उसके पास और इंटरेस्ट के लिए टाइम ही नहीं था। मतलब साथ ही साथ वो दूसरे इंटरेस्ट्स में भी अपने आप को डाला हुआ था उसने। उसके अंदर दूसरे इंटरेस्ट्स भी थे, जैसे इन्हीं दूसरे इंटरेस्ट्स के अच्छा चैम्पियन डिबेटर बना। डिबेटर होता है जो वाद विवाद करते हैं, और वो पब्लिक स्पीकर भी था अच्छा, और एक अच्छा कैनोइस्ट भी था। कैनोइस्ट क्या होती कैनोए क्या होती है? एक छोटी सी बोट, और उसको पैडल्स के साथ चलाने वाला जो होता है उसे कैनोइस्ट कहते हैं हम। तो वो एक अच्छा कैनोइस्ट भी था, और वो बाहर मतलब आउटडोर्स मीन्स बाहर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहने वाला एक आउटडोर्स पर्सन भी था। ही इज़ ऑल्सो एन और एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर था। पर्टिकुलरली वो कौन सी फ़ोटोज़ खींचता था, कौन सी पिक्चर्स लेता था? नेचर की और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की। एग्जिबिट्स क्या होती हैं? किसी भी साइंस एग्जिबिशंस में रखी हुई जो इन्वेंशंस होती हैं या चीज़ें होती हैं जो किसी साइंटिस्ट ने या किसी भी इंसान ने बनाई होती हैं, उनको हम एग्जिबिट्स कहते हैं। In high school, Richard Ebright was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard Weher, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Beherer was the a perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. तो जब वो हाई स्कूल में था रिचर्ड, तो वो एक स्ट्रेट सा स्टूडेंट था क्योंकि लर्निंग बड़ी इजी थी तब। फिर बाद में उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आई, जिसके कारण उसने डिबेट करना, मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब जो थे उसको ज्वाइन किया, डिबेट करना वहाँ शुरू किया, वाद विवाद करने शुरू किए वहाँ पे। और फिर उसकी इस इंस्टिंक्ट को, उसकी नेचर को एडमायर करने के लिए उसे एक अपना टीचर जो सोशल स्टडी का था वो भी मिल गया, जिसका नाम वेहरर था। और मिस्टर वेहरर जो थे वो मतलब वो उसे मतलब एडमायर भी करते थे और परफेक्ट इंसान थे उसके लिए। मतलब वो खुद कहता है कि मेरे लिए वो परफेक्ट इंसान थे, उन्होंने मेरे माइंड में नए आइडियाज़ को ओपन किया। Richard would always give that extra effort, Mr. Weir said. What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो रिचर्ड जो थे वो क्या कहते थे कि मिस्टर बिहेरर कहते थे कि रिचर्ड जो था वो हमेशा एक्स्ट्रा एफ़र्ट करता था, और उसमें मुझे सबसे अच्छी बात जो मतलब उसकी ये एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना वाली बात थी, करने वाली, मुझे बहुत खुश करती थी। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती थी कि वो रात को 3-4 घंटे डिबेट के ऊपर रिसर्च करता था अपने, और जो इंटरेस्ट जो था उनके साथ साथ मतलब रिसर्च भी करता था और बटरफ्लाइज़ के ऊपर भी रिसर्च करता था। मतलब ये सारी चीज़ें वो रात को 3-4 घंटे लगाता था। ये बात मुझे मतलब उसकी बहुत अच्छी लगती थी। Richard was competitive, Mr. Weir continued, but not in a bad sense. He explained, Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reason, he wants to be the best.
तो मिस्टर वेयर बताते हैं कि रिचर्ड जो था एक कॉम्पिटिटिव नेचर का इंसान था, लेकिन उसका ये कंपटीशन वाली जो नेचर थी बैड सेंस में नहीं थी, मतलब नेगेटिविटी के साथ नहीं थी उसके अंदर। मतलब वो मतलब इंटरेस्टेड था जीतने में, लेकिन जीतना ही जीतना है इस चीज़ का, मतलब जीतने के लिए ही वो मतलब किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेता था कि जीत मतलब उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी, ये बात नहीं थी। और मतलब वो ना ही किसी प्राइज़ को जीतने के लिए किसी चीज़ को करता था, मतलब उसके लिए जीतना, ना कोई प्राइज़ जीतने के का इम्पोर्टेंस थी उसके लिए, ना जीतने की इम्पोर्टेंस थी उसके लिए। मतलब उसमें जो चीज़ थी, जो इंस्टिंक्ट थी, वो क्या थी कि किसी चीज़ को भी करना है तो उसको बेस्ट ढंग से करो, मतलब वो बेस्ट जॉब करना चाहता था। इसीलिए इसी रीज़न के कारण वो अब मतलब हमेशा बेस्ट करना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। देन आपको पता ही है, जैसे हम एक वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें हम कितने सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं, तब जाके वो बेस्ट वेजिटेबल जो है वो बेस्ट बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट मींस एक साइंटिस्ट का बनना। तो इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट उन्होंने किसको बताया है, इसी चीज़ को जो ई ब्राइट में थी कि वो बेस्ट देना चाहता था अपना, वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करना चाहता था। Start with the first rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons। मतलब वो क्या कहता था, कहता है कि यहाँ पे मतलब आप बताया गया है कि अगर आपने कोई भी चीज़ करनी है तो उसे बेस्ट ढंग से करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। और जैसे एक साइंटिस्ट के बनने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यही था कि बेस्ट दो अपना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी चीज़ अगर आपने साइंटिस्ट बनने की प्रोसेस स्टार्ट की हुई है तो आप उसमें सबसे पहले फर्स्ट रेट, पहले रेट का माइंड शुरू करो, मतलब माइंड को सबसे पहले स्टार्ट करो। फिर क्यूरियोसिटी डालो, उसमें जिज्ञासा डालो, किसी चीज़ को जानने की इच्छा डालो। फिर उसको अपनी विल टू विन, जीतने की विल जो है, इच्छा शक्ति जो है, उसको इसमें मिक्स करो राइट रीज़न में अपन जीतने की इच्छा को। मतलब ये नहीं कि किसी भी गलत ढंग से, किसी भी ढंग से मैंने जीतना ही जीतना है, राइट ढंग से जीतने की इच्छा को उसमें मिक्स करो। यही सारी चीज़ें मिल के जो हैं एक साइंटिस्ट को बनाती हैं, किसी भी इंसान को। मतलब कोई भी ज़रूरी नहीं कि साइंटिस्ट ही बनता है, कोई भी, मतलब अगर आपने अपना गोल अचीव करना है तो सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को उसमें ऐड करना पड़ता है। ई ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, तो ई ब्राइट में यही सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, मतलब तब से उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी जब से उसने द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की बुक पढ़नी शुरू की थी। और उसी बुक ने उसके लिए साइंस का वर्ल्ड जो था उसके लिए ओपन कर दिया था, खोल के रख दिया था। रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और तब से, जब से उसने वो बुक पढ़ी थी, तब से उसके मन में उसके एक साइंटिफिक वर्ल्ड जो था उसके सामने ओपन अप हो चुका था। और तब से लेके मतलब तब तक, अब तक ई ब्राइट ने कभी भी फिर अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो थी उसको खोया नहीं, कभी भी लॉस्ट नहीं किया। तो इसीलिए वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन के सामने आया। सो द राइटर ऑफ द चैप्टर इज़ रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो इसलिए हमने आज ये टुडे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर एंड आई थिंक यू ऑल विल डेफिनेटली कम टू नो कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर। थीम इस चैप्टर की यही है कि व्हेन यू हैव अ विल टू विन, you have a curiosity to know the things in a right manner, when you have a firm determination you can achieve whatever you want। तो यही इस चैप्टर की थीम है। इसमें हमें यही चीज़ सीखने को मिली है, डिटर्मिनेशन, विल पावर, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ी हैं, ये इसकी थीम है।
सो नेक्स्ट ग्लॉसरी दी हुई है, ये हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल दीज मीनिंग्स, बट यू कैन वंस अगेन रीड दीज मीनिंग्स विद these words with their meanings. So now there are questions, so I think you will be able to answer these questions at your own, because we have explained the chapter in a very precise and good manner. So thank you.